15 अगस्त 1971 रात के करीब 1 बज रहे थे। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह। पूरा शहर गहरी नींद में था। पाकिस्तानी सेना, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा जमाए बैठी थी, अपने जश्न की तैयारी कर रही थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था और ठीक अगले दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बंदरगाह पर बड़े बड़े मालवाहक जहाज खड़े थे। इनमें से कई जहाज अमेरिका और चीन से आए थे, जो पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और राशन लेकर आए थे। बंदरगाह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सर्च लाइट्स पानी की सतह को चीर रही थीं, रडार घूम रहे थे, पहरेदार मशीन गन्स के साथ तैनात थे। तभी एक के बाद एक लगातार धमाके। पानी की सतह अचानक ऊपर उठने लगी। जो जहाज लोहे के बने थे, जिन्हें डुबाना नामुमकिन माना जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। MV अल अब्बास जैसा विशाल जहाज, जिसमें हजारों टन विस्फोटक भरा था, बीच से टूट गया। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। हवाई हमला की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान की तरफ आग उगलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया है, लेकिन आसमान खाली था। न कोई फाइटर जेट, न कोई बॉम्बर प्लेन। फिर उन्हें लगा कि शायद भारतीय पनडुब्बियों ने पानी के नीचे से टॉर्पीडो दागे हैं। सोनार चेक किया गया, लेकिन पानी के नीचे भी कोई पनडुब्बी नहीं थी। न आसमान में दुश्मन, न पानी के नीचे कोई मशीन। फिर ये जहाज डूब कैसे रहे थे? वो कौन था जो पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित जगह पर तबाही मचाकर बिना एक भी गोली चलाए गायब हो गया? ये कहानी किसी फैंटम या भूत की नहीं है। ये कहानी है उन मुट्ठी भर निडर नौजवानों की, जिन्होंने सांस रोककर मौत को गले लगाकर दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक साइलेंट वॉर यानी खामोश युद्ध लड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पानी की गहराइयों में छिपे उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मिशन जिसने 1971 की जंग का रुख ही मोड़ दिया। इस घटना की जड़ें उस रात से कुछ महीने पहले मार्च 1971 में गड़ी थीं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। हुकूमत पश्चिम की थी, लेकिन संसाधन और जनता पूर्व की। जब पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी आवाज उठाई, तो जवाब में उन्हें मिला ऑपरेशन सर्च लाइट। ये एक नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांवों तक लाशों के ढेर लग गए। जान बचाने के लिए लाखों शरणार्थी भारत की तरफ भागने लगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मैनेक्शॉ के सामने एक बड़ी चुनौती थी। भारत सीधे तौर पर युद्ध नहीं छेड़ सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना भी मुमकिन नहीं था। शरणार्थियों का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा था। हमें कुछ ऐसा करना था जो दुश्मन को अंदर से खोखला कर दे, उसकी सप्लाई लाइन काट दे, क्योंकि कोई भी सेना भूखे पेट या बिना गोलियों के नहीं लड़ सकती। और पाकिस्तान की सारी सप्लाई, तेल, हथियार, राशन समुद्र के रास्ते जहाजों से आती थी। अगर इन जहाजों को रोक दिया जाए तो पाकिस्तानी सेना अपने आप घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन सवाल ये था, ये करेगा कौन? भारतीय नेवी अभी खुले तौर पर युद्ध में नहीं उतर सकती थी। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में पागलपन लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में एक गुप्त बैठक चल रही थी। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नेवल चीफ एडमिरल SM नंदा ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उनका कहना था, हम अपनी नेवी के जहाज में ही भेजेंगे। हम मुक्ति वाहिनी के उन नौजवानों का इस्तेमाल करेंगे जो भारत भाग कर आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये नौजवान कोई सैनिक नहीं थे। ये छात्र थे, किसान थे, मछुआरे थे। इन्होंने कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, कभी अनुशासन नहीं देखा था। क्या इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक नेवल मिशन के लिए तैयार किया जा सकता था? कैप्टन मिहिर रॉय का जवाब था, हाँ, क्योंकि उनके पास वो हथियार है जो किसी ट्रेनिंग से बड़ा है, बदले की आग। उन्होंने अपने परिवार को मरते देखा है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया एक बेहद सख्त और काबिल ऑफिसर को, कमांडर MN सामंत को। कमांडर सामंत को कोवर्ट ऑपरेशंस का हेड बनाया गया। उन्हें कहा गया, इन लड़कों को ऐसी ट्रेनिंग दो कि ये पानी के अंदर भी सांस ले सकें और दुश्मन के जहाज को बिना भनक लगे उड़ा सकें। दोस्तों, किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत उसके अफसर होते हैं।
मुक्ति वाहिनी के पास जोश था लेकिन अनुभव नहीं। उन्हें लीड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी और ये एक्सपर्ट्स मिले एक बहुत ही फिल्मी और रोमांचक तरीके से। मार्च 1971 में फ्रांस के टूलोन शहर में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS मैंग्रो खड़ी थी। इस पनडुब्बी के क्रू में कुछ बंगाली अफसर भी थे। जब उन्होंने रेडियो पर सुना कि उनके देश यानी पूर्वी पाकिस्तान में उनकी माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है तो उनका खून खौल उठा। इनमें एक नाम था अब्दुल वाहिद चौधरी और उनके 7 साथियों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी नेवी से बगावत करने की ठान ली। सोचिए, विदेश की धरती पर जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नज़र उन पर थी, वहां से भागना मौत के मुंह से निकलने जैसा था। ये 8 जाबाज, जिन्हें बाद में इतिहास ने दी 8 सबमरीनर्स कहा, अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भागे। वो स्पेन पहुंचे, फिर वहां से भारतीय दूतावास की मदद से भारत आए। इन 8 लोगों का भारत आना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब हमारे पास ऐसे ट्रेनर थे जो पाकिस्तानी नेवी की नस नस से वाकिफ थे। मई 1971, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, भागीरथी नदी का किनारा। यहाँ एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाया गया। इस कैंप का नाम रखा गया कैंप प्लासी। इतिहास का पहिया देखिए दोस्तों, 1757 में इसी जगह प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया था और भारत ने अपनी आज़ादी खोई की। और अब 200 साल बाद ठीक उसी जगह पर एक और आज़ादी की लड़ाई की तैयारी हो रही थी, लेकिन इस बार हम किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। कैंप प्लासी में करीब 400-500 बंगाली नौजवानों को चुना गया। शर्तें बहुत सख्त थीं। तैरना आना चाहिए, सीने में दम होना चाहिए और वापस न लौटने का डर नहीं होना चाहिए। कमांडर सामंत और उनके साथियों ने इन लड़कों की ट्रेनिंग शुरू की। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। इन लड़कों को सिखाया गया कि पानी के अंदर घंटों कैसे रहना है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक पाइप के सहारे कैसे तैरना है, पानी का बहाव, ज्वार भाटा और अंधेरे में दिशा कैसे पहचाननी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें सिखाई गई वो थी उनका हथियार, लिम्पिट माइन। लिम्पिट माइन देखने में ये एक छोटे कछुए या उल्टी कढ़ाई जैसी होती है। इसके अंदर शक्तिशाली विस्फोटक भरा होता है और इसके नीचे लगे होते हैं बहुत ही ताकतवर चुंबक। कमांडोज को सिखाया गया कि उन्हें तैरते हुए दुश्मन के जहाज के नीचे जाना है, पानी के अंदर ही जहाज के पेंदे यानी लोहे की सतह पर इस माइन को चिपकाना है। ये चुंबक इतना तेज होता था कि एक बार चिपक गया तो उसे हाथ से निकालना नामुमकिन था। लेकिन खतरा इसमें नहीं था, खतरा था इसकी टाइमिंग में। माइन लगाने के बाद कमांडो को वहां एक सेफ्टी पिन खींचनी होती थी। पिन खींचते ही एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता था जो डेटोनेटर को एक्टिवेट करता था। लेकिन ये रिएक्शन पानी के तापमान पर निर्भर करता था। कभी कभी ये 30 मिनट में फट सकता था, कभी 2 घंटे में। सोचिए, आप पानी के नीचे हैं, आपके हाथ में एक बम है, आप उसे जहाज पर चिपका रहे हैं और आपको पता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई या टाइमर जल्दी चल गया तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे और पानी का रंग लाल हो जाएगा। ये सुसाइड मिशन से कम नहीं था। अगस्त का महीना आ गया। मानसून अपने पूरे जोर पर था। नदियां उफान पर थीं। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब इम्तिहान की घड़ी थी। इन 400 कमांडोज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया और बॉर्डर पार करवाकर पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर भेज दिया गया। उनके निशाने 4 प्रमुख बंदरगाह थे। चटगांव बंदरगाह सबसे बड़ा और अहम, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। ये कमांडोज अपने टारगेट के पास पहुंचकर छिप गए। वो लोकल मछुआरों के भेष में थे। दिन में वो झाड़ियों में टूटी नावों में छिपे रहते और रात को रेकी करते। उन्हें इंतजार था एक सिग्नल का। ये सिग्नल उन्हें कैसे मिलता? मोबाइल फोन थे नहीं, वॉकी टॉकी पकड़े जाने का डर था। तो भारतीय नेवी ने संचार का एक अनोखा तरीका निकाला, ऑल इंडिया रेडियो। तय ये हुआ कि आकाशवाणी के कोलकाता स्टेशन से एक खास गाना बजाया जाएगा। ये गाना पूरी दुनिया के लिए सिर्फ मनोरंजन था, लेकिन उन छिपे हुए कमांडोज के लिए ये मौत का फरमान था। 13 अगस्त 1971 सुबह के समय रेडियो पर एक गाना बजा। ये मशहूर गायक पंकज मलिक का गाना था। गाने के बोल थे, आमार पुतुल आज के प्रथम जावे ससुर बाड़ी, मतलब मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाएगी। आम आदमी के लिए ये एक मासूम गाना था, लेकिन कमांडोज के लिए इसका मतलब था स्टैंड बाय, 24 घंटे के अंदर हमला करना है, तैयार हो जाओ। कमांडोज ने अपनी माइंस चेक की, अपने फिन्स और चाकू तैयार किए।
आखिरी बार अपने साथियों को गले लगाया। अगले दिन 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ठीक उसी समय रेडियो पर दूसरा गाना बजा, आमी तोमाए जो तो सुनिए छिलेम गान, मतलब मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए। इसका मतलब था अटैक, आज रात ही हमला करना है। ये 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात थी। नियति का खेल देखिए, जिस दिन भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसी तारीख को 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी जा रही थी। रात घनी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी भी गायब थी। चटगांव बंदरगाह पर पानी एकदम काला और शांत था। कमांडो लीडर AW चौधरी ने अपनी घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने और उनके साथियों ने अपने शरीर पर तेल और ग्रीस लगाया। क्यों? ताकि पानी की ठंड से बच सकें और अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ से फिसल जाएं। उन्होंने अपने पैरों में रबर के फिन्स पहने, कमर पर गमछा बांधा जिसमें खंजर और सूखा खाना था, और सीने से बांधी वो मौत की मशीन, लिम्पिट माइन। पानी में उतरते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इन कमांडोज को 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई जगह 6-7 मील तक तैरना था, वो भी पानी के ऊपर नहीं, पानी के सतह के ठीक नीचे, सिर्फ एक पतली सी नली के सहारे सांस लेते हुए। सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तानी गश्ती नौकाएं। वो रह रहकर पानी में सर्च लाइट मार रही थीं। जैसे ही लाइट आती, कमांडोज पानी के अंदर सांस रोककर नीचे चले जाते। अगर एक बुलबुला भी ऊपर आता तो ऊपर से गोलियों की बौछार हो सकती थी। उनके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उन्हें जहाज़ों के प्रोपेलर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो जहाज़ों के पास पहुंचे, विशालकाय जहाज़ जो ऊपर से लोहे के पहाड़ जैसे लग रहे थे। कमांडोज ने अपने चाकू से जहाज़ के पैंदे पर जमी काई को साफ किया। फिर क्लिक, लिम्पिट माइन को चुंबक से चिपका दिया। एक जहाज़ पर एक माइन काफ़ी नहीं थी, बड़े जहाज़ों पर 5-6 माइन्स लगाई गईं। हर माइन का टाइमर सेट किया गया 45 मिनट। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट थे, और भागना भी उसी पानी के रास्ते था, तैरकर। थकान से बदन टूट रहा था, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। रात के 1:40 हो रहे थे। कमांडो सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर नदी के किनारे की झाड़ियों में छिप गए। वो भीगे हुए थे, कांप रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बंदरगाह पर टिकी थीं। 1:45 AM पहला धमाका हुआ। बूम! आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियां हिल गईं। इससे पहले कि पाकिस्तानी संतरी कुछ समझ पाते, दूसरा धमाका, बूम! तीसरा, चौथा, पांचवां। अगले 30 मिनट तक चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज के बंदरगाह धमाकों से गूंज रहे थे। जो जहाज कल तक पाकिस्तान का गुरूर थे, वो अब जलती हुई मशाल बनकर पानी में डूब रहे थे। MV अल अब्बास, MV ओरिएंट बार्ज, सब के सब तबाह हो गए। पानी में तेल फैल गया और उसमें आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे नदी में आग बह रही है। पाकिस्तानी फौज पगला गई थी। वो अंधेरे में हर तरफ गोलियां चला रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहां है। वो पानी में गोलियां मार रहे थे, हवा में मार रहे थे, लेकिन हमारे कमांडोज, वो तो अपना काम करके उस धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुके थे। उस एक रात में, सिर्फ एक रात में लगभग 45 बड़े और छोटे जहाज डुबो दिए गए या बेकार कर दिए गए। तकरीबन 1 लाख टन का सामान पानी में समा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सफल नेवल सैबोटाज ऑपरेशन था। सुबह होते होते दुनिया भर की हेडलाइंस बदल चुकी थीं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, सब जगह यही खबर थी कि पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाह तबाह, बंगाली बागियों का घातक हमला। इस हमले का असर सिर्फ जहाज़ों के डूबने तक सीमित नहीं था, इसका असर बहुत गहरा था। सप्लाई लाइन का खात्मा। पाकिस्तान अब अपने सैनिकों को रसद और हथियार नहीं भेज पा रहा था। चटगांव बंदरगाह इतना जाम हो गया कि वहां कोई नया जहाज आ ही नहीं सकता था। मनोवैज्ञानिक हार। पाकिस्तानी सेना, जो खुद को अजेय समझती थी, डर गई। उन्हें लगने लगा कि मुक्ति वाहिनी कहीं भी हो सकती है, पानी में, जमीन पर, हवा में। उनका मनोबल टूट गया। दुनिया को पता चल गया कि ये सिर्फ कुछ दंगाइयों का काम नहीं है, बल्कि एक संगठित युद्ध है। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि साधारण लोग अगर ठान लें तो दुनिया की किसी भी ताकतवर फौज को धूल चटा सकते हैं।
दिसंबर 1971 में जब असली युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही हताश और कमजोर हो चुकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने उनकी रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी थी। 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया तो उस जीत की नींव उन गोताखोरों ने ही रखी थी। आज बांग्लादेश की नेवी का जन्म इन्हीं वीरों से माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं का नाम होता है। वो लड़के जिन्होंने अपने शरीर पर ग्रीस पोता था, जिन्होंने मौत के अंधेरे पानी में छलांग लगाई थी, उनमें से कितनों के नाम हम जानते हैं? कैप्टन M.N. सामंत, कैप्टन मिहिर रॉय और वो 8 बागी सबमरीनर्स और वो 500 से ज्यादा अज्ञात नायक, ये वो लोग थे जिन्होंने बिना वर्दी के, बिना मेडल की चाह के एक देश का नक्शा बदल दिया। इसे कहते हैं द साइलेंट वॉर, एक ऐसी जंग जहां शोर सिर्फ धमाकों का था लेकिन वीरता खामोश थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इतिहास में ऐसे और भी साइलेंट ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता? और अगर आप उस रात उन कमांडोज की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठा पाते? अपने जवाब और राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।